वचन बड़े हैं, सीना तान के इश्क गड़े हैं, जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 गाँव चले, चलो मैंने कई गांव देखे हैं। सारे गांव यूं तो एक जैसे ही नजर आते हैं, पर सच बताऊं, हर गांव अपने आप में खास होता है। हर गांव के पास होती है अपने अपने किस्से, अपनी अपनी कहानियां। मगर आज जिस गांव में मैं आपको लेकर चल रही हूं, इस गांव की कहानी सबसे अलग है। असल में यहाँ के लोगों ने ठान लिया था कि वो अपने विश्वास पर, अपनी आस्था पर टिके रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। अपने विश्वास और अपनी आस्था को उन्होंने अपनी जान देकर बचाया। पूरे 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और बचा लिया अपनी आस्था को, खेजड़ी के जंगल को, जिसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने शपथ ली थी। इस कहानी को बरसों बीत चुके हैं। आज वो गांव काफी बदल चुका है, पर नहीं बदले है तो वो है उनका विश्वास और आस्था, जिसकी वजह से गांव प्रकृति, वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बना हुआ है। ये ऐसा गांव है जहां की संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानकर यहाँ बाहर से आने वाले लोग अचरज में पड़ जाते हैं। यहाँ का इतिहास जानकर लोगों की आंखें नम हो जाती है। ये कहानी है राजस्थान में जोधपुर के पास बसे गूढ़ा विश्नोई गांव की। वो गांव जो वन्य जीव और प्रकृति का अनोखा संगम है, प्रवासी पक्षियों का ठिकाना, गूढ़ा विश्नोई गांव। इस बार हमारे इस सफर में हम आ गए हैं गूढ़ा विश्नोई इको टूरिज्म पॉइंट, जहां हम देखेंगे यहाँ की वाइल्ड लाइफ को करीब से और जानेंगे यहाँ की शौर्य और बलिदान की गाथा, जहां विश्नोइयों ने अपनी कुर्बानी दी थी खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। राजस्थान में महलों और शहरों से दूर गूढ़ा विश्नोई गांव रेगिस्तानी इलाके में प्रकृति की उम्मीद का प्रतीक है। गांव में विश्नोई समुदाय के लोग रहा करते हैं। प्रकृति उपासक विश्नोई समुदाय जाभोजी महाराज के बताए 29 सामाजिक नियमों का पालन करता है। उन नियमों में से कई नियम प्रकृति, जीव जंतु और पेड़ों की रक्षा करना है। आज भी गूढ़ा विश्नोई गांव के लोग उन नियमों का पालन करते हैं। प्रकृति की रक्षा की इस परंपरा ने गूढ़ा विश्नोई को एक इको टूरिज्म साइट में भी तब्दील कर दिया है। काले हिरण और खेजड़ी के लिए प्रसिद्ध इस गांव में कई जगहों पर इको टूरिज्म पॉइंट बने हुए हैं। ये वो जगह है जहां माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी आया करते हैं। बिश्नोई तो यहाँ जोधपुर के आसपास टोटल 84 बिश्नोई के विलेज है जहाँ बिश्नोई लोग रहते हैं। ज़्यादातर बिश्नोई लोग टोटल 29 रूल्स है, प्रिंसिपल्स है बिश्नोइयों के, उनको फॉलो करते हैं। वो टोटली एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उनको प्रोटेक्ट है, वाइल्ड लाइफ को है, पेड़ों को इनको प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। तो बिश्नोई लोग पेड़ पौधों को नहीं काटते, इनको बचाना, जीव जंतुओं को बचाना, इनको ही भगवान मानते हैं, पेड़ों को और जानवरों को। राजस्थान में पहले से ये जो कल्चर है, यहाँ के लोग कल्चर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो पहले भी हर कम्युनिटी का अलग अलग काम होता था, वो आज भी यहाँ पे लोग अपने काम से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे गांव के आसपास काफ़ी सारे गांव हैं, जैसे पोट्री, कुम्हार है जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, छिपा होते हैं जो छपाई का काम करते हैं, और यहाँ पे प्रजापति जो कम्युनिटी है वो दरी बनाते हैं, वीविंग का काम करते हैं।
काला हिरण या कृष्ण मृग, जिसे ब्लैक बक या इंडियन एंटीलोप भी कहा जाता है, यह आमतौर पर भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाई जाने वाली प्रजाति है। ये जानवर हजारों सालों से मानव बस्ती के चारों ओर जंगल में रहा करते हैं। काला हिरण होने के बाद भी इस प्रजाति का रंग काला नहीं होता है, बल्कि इनके शरीर के ऊपरी हिस्से और पैरों के बाहरी हिस्से गहरे भूरे रंग के होते हैं, जबकि बाकी शरीर का रंग सफेद होता है। काले हिरण की प्रजाति जंगल में पाए जाने वाले भूरे रंग के हिरणों से अलग होती है। इस प्रजाति के नर के सिर पर घुमावदार बिना शाखाओं के सींग पाए जाते हैं, जबकि आमतौर पर मादा के सिर पर सींग नहीं होते हैं। ये शाकाहारी होते हैं और पानी से भरपूर घने जंगल वाले इलाकों में पाए जाते हैं। काले हिरणों के झुंड में इनकी 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं: नर, मादा और बैचलर। इनमें से नर ही मादा को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। भारत में काले हिरण या कृष्ण मृग का जिक्र हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में भी है। राजस्थान में करणी माता को कृष्ण मृग का संरक्षक माना जाता है। पुरानी सभ्यताओं के अवशेषों में मिलने वाले इन काले हिरणों की हड्डियों के अवशेष और पुराने समय की पेंटिंग्स में काले हिरणों के चित्र बताते हैं कि काले हिरण का अस्तित्व हमारे इतिहास में हमेशा से रहा है। आज से कुछ साल पहले तक काले हिरण बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन अंधाधुंध शिकार की वजह से कई जगहों पर इनकी प्रजाति गायब तक हो गई। इसीलिए भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इनका शिकार कानूनन प्रतिबंधित करके इनके संरक्षण की कोशिश की गई, जिसके नतीजे आज दिखाई भी दे रहे हैं। गुड़ा बिश्नोई में काले हिरण पूरी तरह से संरक्षित हैं। गांव के लोग इनकी देखरेख अपने बच्चों के समान करते हैं, इसीलिए क्षेत्र में काले हिरण आसानी से विचरण करते हुए दिखाई दे जाएंगे। बिश्नोइयों ने उस टाइम राजा जोधपुर को कहा, हम मर जाएंगे, पेड़ नहीं कटने देंगे। 363 ने बलिदान दिया और उसका महाराजा को उसका रोकना पड़ा, रोक करके पेड़ नहीं कटेंगे। तो ये इतने साल, आज 500 साल पुरानी बात है। कहाँ उस टाइम कौन पेड़ों के लिए इतने देखता था। अब तो बहुत जागरूक हो गए पेड़ों के लिए। पेड़ों से हमारे को जीवन मिलता है, पेड़ों से सारा कुछ मिलता है, तो इसलिए अभी बहुत जागरूक हो गए। हमारा तो वो एक बलिदान था और हमने वो किया, तो उसके पीछे सारी जनता चली है। अब तो बहुत अच्छे, देखो सारे बिश्नोई नहीं है, अब तो बहुत गायें रखते हैं दूसरे। हमारे जहाँ बिश्नोई रहते हैं वहाँ कोई शिकार नहीं होने देते। हिरन जो होता है डियर, वो हमारे घरों में घूमता रहता है, कोई कुछ नहीं, बच्चे की तरह रखते हैं उसको हम। गुड़ा बिश्नोई का अगला आकर्षण है यहाँ की झील पर आने वाले प्रवासी पक्षी। हर साल यहाँ साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन यानी साइबेरियाई सारस आया करते हैं। साइबेरियन क्रेन या स्नो क्रेन रूस और साइबेरिया में पाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों में इनके निवास स्थान पर खतरनाक ठंड होने के कारण ये गर्म जलवायु की तलाश में पूर्व की तरफ उड़ान भरते हैं। शक्तिशाली हिमालय पर्वतमाला को पार कर ये पक्षी गर्म जलवायु वाले दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे भारत की ओर सफर करते हैं। राजस्थान में कई अन्य जगहों के अलावा गुड़ा बिश्नोई झील भी इन पक्षियों का ठिकाना है, जहां वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इनकी प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। गुड़ा बिश्नोई की संस्कृति और परंपरा केवल कृष्ण मृग और साइबेरियन सारस ही नहीं, और भी कई प्रजातियों के लिए जीवनदायिनी बनी हुई है। इस गांव के लोगों ने जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बीड़ा उठा रखा है। ना तो इस गांव में कोई शिकार करता है और ना ही ये किसी को शिकार करने देते हैं। सन 1730 में खेजड़ली गांव में एक ऐसी घटना घटी थी जिसे इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जब महाराज के सैनिक लकड़ी काटने खेजड़ली गांव जा पहुंचे, रेगिस्तानी इलाका होने के बाद भी खेजड़ली गांव में खेजड़ी के घने पेड़ मौजूद थे। सैनिकों ने जब पेड़ों को काटना शुरू किया, उस समय अमृता देवी ने उन्हें पेड़ काटने से रोका, लेकिन सैनिकों ने उनकी बात नहीं सुनी। उस समय अमृता देवी ने कहा, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। लाइक हम लोग
कृषि स्टार्टअप शो। कृषि स्टार्टअप में आज से हम कर रहे हैं एक नए सफर की शुरुआत। मिलेट से मिलेगा अब सेहत और स्वाद दोनों एक साथ। पोषक अनाज से रेडी टू ईट, रेडी टू कुक आइटम हो रहे हैं तैयार। इस नए सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं हैदराबाद से। हम कराने जा रहे हैं आपकी मुलाकात देश भर के ऐसे एग्रीप्रेन्योर से जो मिलेट को लेकर काम कर रहे हैं। कृषि स्टार्टअप का मिलेट स्पेशल सफर हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गोढ़ा बिश्नोई गांव इको टूरिज्म के साथ साथ अपने हैंडीक्राफ्ट और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी फेमस है। आसपास के कई गांवों में बहुत सारी कमाल की चीजें बनाई जाती हैं, जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए काफी फेमस है। जोधपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पे कानकनी गांव, जो कि बिश्नोई गांव के अंदर आता है, हम यहाँ आ गए हैं और यहाँ हमने देखा कि किस तरह यहाँ गांव के लोग अभी भी यहाँ पे दरी उद्योग, पॉटरी मेकिंग और साथ के साथ ब्लॉक प्रिंटिंग का काम करते हैं। और ये खूबसूरत आर्टिस्ट्री को हम दिखाएंगे और बताएंगे कि हमारे गांव में अभी भी हमारी संस्कृति जीवित है। गोढ़ा बिश्नोई के पास कानकानी गांव, यहाँ बहुत से घरों में मिट्टी के बर्तन, खिलौने, सजावटी सामान बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के घरों में भी मिट्टी की वही छाप दिखाई देती है जो इनके बनाए सामानों में दिखती है। यहाँ के लोग घरों को चित्रकारी, मांडने वगैरह से सजाते हैं। ऐसे में इन घरों का एक अलग ही आकर्षण होता है। मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, सुराही, तवे, दिए वगैरह बनाने के लिए यहाँ वही परंपरागत तरीका प्रयोग में लिया जाता है जो सदियों से काम में लिया जा रहा है। मिट्टी के ये कारीगर चलते चाक पर अपने हाथों से मिट्टी को जादुई आकार दे देते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने की ये कला अपने आप में एक विज्ञान भी है। सही प्रकार की मिट्टी को सही अनुपात में पानी मिलाकर तैयार करना, उसके बाद चाक को घुमाकर अपनी अंगुलियों की सहायता से आकार देना, ये काफी मेहनत और लगन का काम है। ये जो मिट्टी है ना सर, ये हमारे यहाँ नहीं मिलती है। यहाँ से 75 किलोमीटर दूर गांव से लेके आते हैं पहले। वहां से लाके फिर इस मिट्टी को हम धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद में इसको मिट्टी को डंडे से कूट देते हैं। कूटने के बाद में इसको एक दिन पानी के अंदर भिगो के रखते हैं सर। भिगोने के बाद में इसको हम बाहर निकालते हैं तो इसके अंदर लकड़ी का बुरादा, राख और नमक, 3 चीज मिक्स करते हैं सर। फिर आटा गूंदते हैं ना सर, उस तरह गूंद के फिर तैयार किया जाता है मैम। फिर इसको व्हील पे बनाते हैं। बनाने के बाद में इसको 5 दिन धूप में सुखा देते हैं। सुखाने के बाद में फिर इसको भट्टी में पका देते हैं। भट्टी में ये 1200-1300 डिग्री के तापमान में पकता है सर। चाक का आकर्षण ऐसा होता है कि बाहर से आने वाले लोग भी वशीभूत होकर इसे देखते रह जाते हैं और खुद अपने हाथों से इसे ट्राई करना चाहते हैं। बदलते वक्त के साथ साथ इनके बनाए जाने वाले सामानों में सजावटी सामानों ने भी अपनी जगह ले ली है। यहाँ बनने वाले सामान पूरे देश में जगह जगह लगने वाले शिल्प मेलों में पहुँचते हैं, जहाँ ये कला अपने कदरदानों तक, उनके घरों तक पहुँचती है। राजस्थान के हर हिस्से में आर्ट बसती है और आर्ट भी ऐसी कि बस देखते ही रह जाए। राजस्थान में कपड़ों पर होने वाली ब्लॉक प्रिंटिंग वर्ल्ड फेमस है। सदियों पुरानी इस हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को अपनी आंखों के सामने होते देखना काफी सेटिस्फाइंग है। यहाँ मैंने देखा कि किस तरह कपड़ों पर सुंदर सुंदर डिजाइन उकेरे जाते हैं। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का इतिहास सदियों पुराना है। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में पहले लकड़ी के छापे, जिन्हें डाटा बूटी भी कहा जाता है, उन्हें जरूरत की डिजाइन के अनुसार तैयार करते हैं।
इसके बाद कारखाने में रंग तैयार करके बड़ी बड़ी टेबलों पर कपड़े को लगाकर कारीगर उन पर छपाई का काम करते हैं। एक डिजाइन को तैयार करने के लिए एक टेबल पर एक कारीगर को कई बार छपाई करनी पड़ती है। इस काम के कारीगर कई पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसी फैक्ट्रियों में पूरा परिवार मिलकर काम करता है। बरसों पुरानी ये तकनीक धीरे धीरे कम हो रही है। इसका कारण है हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का महंगा पड़ना। लेकिन आज भी इस तकनीक के कदरदान पूरी दुनिया में हैं, जो इस कला को ढूंढते ढूंढते इन गांवों में पहुंच ही जाते हैं। ये पीस है 10 मीटर कपड़ा होता है तो 5 दिन में बनता है। स्टैम्प टेक्निक इसमें बहुत लगती है और इस टाइप के ब्लॉक्स होते हैं, ये कैमल ब्लॉक वगैरह ब्लॉक्स हैं वुडन एंड कारपेंटर्स ब्लॉक्स बनाते हैं। हमारे पास तकरीबन मोर देन 20,000 ब्लॉक्स है इस टाइप के, 20-25 हजार ब्लॉक्स हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर है सालावास, जो फेमस है अपनी दरियों के लिए। यहाँ की बनी दरियाँ पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन हमने उस जगह पर विजिट किया जहाँ ये दरियाँ बनाई जाती है। सालावास का दरी उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर है। किसी जमाने में घरों में इस्तेमाल के लिए बुनने से शुरू हुई यहाँ की दरियों ने पूरी दुनिया को अपना बाजार बना लिया। आमतौर पर सालावास की दरियां बनाने में सूती धागे का इस्तेमाल होता है। कभी कभी जरूरत के हिसाब से सिल्क और ऊन का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक स्टैंडर्ड साइज की दरी को बनाने में करीबन 2 हफ्तों का समय लगता है। यहाँ पे प्रजापति कम्युनिटी के लोग वीविंग करते हैं और हमारी फैमिलीज में ये काम जो है इन लास्ट 700 ईयर से हो रहा है। जो हम दरी बना रहे हैं इसको इंटरलॉक वीविंग कहा जाता है, जो कि इस टाइप की दरी की वीविंग जो है वो सिर्फ बिश्नोई विलेज में ही होती है। जो धागे हम यूज कर रहे हैं वो लास्ट 170 ईयर से हम लोग ये सेम क्वालिटी का थ्रेड यूज करते हैं, 20 नंबर 20 प्लाई, जो कि पाली महाराजा उमेद मिल का थ्रेड है। और इनको हम व्हाइट यार्न परचेज करते हैं एंड देन इसकी डाई हम खुद करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल कलर्स हम यूज कर, अभी भी ट्रेडिशनल प्रोसेस ही यूज कर रहे हैं डाइंग के लिए। अभी हम लोग ऐसा कोऑपरेटिव वर्क करते हैं, तो हमारी कोऑपरेटिव में 48 परिवार ये काम करते हैं। तो तकरीबन हम रोजाना 10 से 12 दरी बन के तैयार होती है। आमतौर पे दरीज आपने देखा होगा जो काफी थिक में होती है, तो और थिक में होने के बावजूद भी दरियां टाइट नहीं होती है, लूज होती है। बट हमारी दरीज कम थिकनेस के अंदर बिल्कुल कारपेट जैसी इसमें ग्रिप होती है, सो ये स्किड नहीं करती है फ्लोर पे। सालावास में कई परिवार दरी बुनने के काम में लगे हुए हैं। आज प्रशासन की तरफ से दरी उद्योग के प्रोत्साहन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भी दरी बुनने वाले अपना ऑनलाइन मार्केट तैयार करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ये सारी कोशिशें इस उद्योग के लिए उम्मीदें जगा रही है। घोड़ा विश्नोई और इसके आसपास के गांव के लघु उद्योग वाकई में एक उम्मीद की किरण है। आज इन उद्योगों और इनसे जुड़े लोगों की वजह से हमारी परंपरागत कलाएं बची हुई है। ये उद्योग जहां यहाँ के लोगों को गांव में ही रोजगार दे रहे हैं, बल्कि आज की पीढ़ी को हमारी संस्कृति से भी रूबरू करवा रहे हैं। घोड़ा विश्नोई का ये क्षेत्र अपने आप में काफी सारी परंपराओं को सहेजे हुए है, बल्कि ये कहे परंपराओं को सहेजना यहाँ की परंपरा में रहा है और इतिहास इस बात का गवाह है। साल था 1730 और जगह थी खेजड़ली गांव, जब खेजड़ी के पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने पेड़ों से चिपककर अपनी जान दे दी, लेकिन खेजड़ी को काटने नहीं दिया। बिश्नोई गांव की कहानी यहाँ शहीद हुए बहुत से बिश्नोई को याद किए बिना अधूरी है और आज हम वही शहीद स्मारक में खड़े हैं, जहाँ पे अमृता देवी के साथ कई बिश्नोइयों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान दिया। तो चलिए जानते हैं यहाँ की उस गाथा को। सन 1730 में खेजड़ली गांव में एक ऐसी घटना घटी थी जिसे इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जब महाराज के सैनिक लकड़ी काटने खेजड़ली गांव जा पहुंचे, रेगिस्तानी इलाका होने के बाद भी खेजड़ली गांव में खेजड़ी के घने पेड़ मौजूद थे। सैनिकों ने जब पेड़ों को काटना शुरू किया, उस समय अमृता देवी ने उन्हें पेड़ काटने से रोका, लेकिन सैनिकों ने उनकी बात नहीं सुनी। उस समय अमृता देवी ने कहा, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की जान की कीमत पर भी एक पेड़ बचाया जा सके तो वो सही है।
असल में बिश्नोई समुदाय के गुरु जाम्बोजी महाराज ने बिश्नोई समुदाय के लिए 29 नियमों का उपदेश दिया था, जिन नियमों में प्रकृति को भी विशेष महत्व दिया गया था। इसी वजह से बिश्नोई समुदाय हरे पेड़ों को ना तो काटते हैं और ना ही किसी और को काटने देते हैं। इन्हीं उपदेशों का पालन करते हुए अमृता देवी पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक गई, जिसके बाद महाराजा के सैनिकों के कुल्हाड़ी से वार करने पर उनकी मृत्यु हो गई। अमृता देवी के बलिदान के बाद उनकी तीनों बेटियों ने भी पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ये खबर पूरे गांव और बिश्नोई समाज में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद कुल 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ये खबर जब महाराजा के पास पहुंची तो उन्होंने तुरंत ही पेड़ों को ना काटने का आदेश जारी कर दिया। पूरे बिश्नोई समाज को आश्वासन दिया कि उनके क्षेत्र में अब कोई पेड़ नहीं कटेगा। तब से आज तक अमृता देवी पूरी दुनिया में प्रकृति संरक्षण की प्रेरणा है। आज खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। गर्मी में जब रेगिस्तान के जानवरों के पास धूप से बचने का कोई सहारा नहीं होता, उस वक्त ये पेड़ छाया देता है। इसका फल सांगरी कहलाता है, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। ये वृक्ष रेगिस्तान की गर्मियों में एक सहारे की तरह है। इनकी वजह से जंगल सुरक्षित है। रेतीली जमीन पर उगे खेजड़ी के पेड़ अमृता देवी और बिश्नोइयों के बलिदान का प्रतीक हैं और याद दिलाते हैं कि प्रकृति की रक्षा ही मानवता की रक्षा है। चलो गांव चलेगा। जैसे जैसे हमारा ये सफर आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फैले एग्रो टूरिज्म स्पॉट्स को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और साथ में यहाँ के सफल किसानों की कहानियां अपने संग लेके जा रहे हैं। ये सफर यूं ही बरकरार रहेगा। चलो गांव चले। नए रास्तों पर जाना, नए लोगों से बातें करना, नई कहानियों के बारे में जानना, उनका एहसास करना, ये सब सफर का हिस्सा है। लेकिन मेरे लिए ज्यादा खास है उन एहसासों को संजो कर रखना, क्योंकि सफर पूरा हो जाता है लेकिन उससे जुड़े एहसास, उससे जुड़े किस्से कहानी हमेशा साथ रह जाते हैं। घोड़ा बिश्नोई का ये सफर हमेशा मेरे लिए ना भुलाने वाला सफर रहेगा। जब जाम्बोजी महाराज ने प्रकृति संरक्षण को अपने नियमों में स्थान दिया था, जब अमृता देवी और बाकी लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, ये सब एहसास मेरी यात्रा और मेरी यादों का हिस्सा बन गए हैं, जिन्हें मैं कभी नहीं भुला सकती हूँ। चलो